आज फिक्र की शुरुआत ट्रंप के उस दावे से करेंगे जिसमें बहुत किंतु परंतु हैं। एक्सक्यूज मी। ट्रंप ने सुबह इजराइल ईरान में युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन इसके तुरंत बाद इजराइल में ईरानी मिसाइलों से कोहराम दिखा और फिर शाम को इजराइल ने भी ईरान से बदला ले लिया। दोनों ही देशों से तबाही की तस्वीरें इस समय भी वायरल हैं और सवाल पूरे पश्चिम एशिया में पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप का सीजफायर वाला दांव कितना ठीक था और यह दावा कितना सच्चा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने खुद 4 घंटे पहले दोनों देशों की हरकतों से परेशान होते हुए कहा कि वो इजराइल ईरान की ओर से तोड़े गए सीजफायर से बहुत आहत हैं। दोनों ही देश अपने वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। ट्रंप ने झुंझलाहट में दोनों देशों को अपशब्द भी कहे। इसीलिए सवाल गंभीर हैं, क्या इजराइल और ईरान में सीजफायर हुआ भी है या फिर नहीं? क्या सीजफायर का यह दावा खमने के विरुद्ध कोई चाल है? और क्या ट्रंप ने युद्ध विराम का फैसला पुतिन के परमाणु अम्ब्रेला के डर से लिया है? यह सारी थ्योरी फिक्र के एक्सरे में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इजराइल ईरान में संघर्ष से जुड़े नए अपडेट जान लेते हैं। पहली बात जो है, उत्तरी तेहरान से शाम को आया यह वीडियो देखिए अब आप। इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में रेडार सिस्टम को नष्ट किया। हालांकि इजराइल की ओर से कहा गया कि यह सिंबॉलिक टारगेट था। इसके बाद खबर आई कि इजराइल ने 2 जगहों पर अटैक कर दिया। आईडीएफ ने इसके बाद कहा कि उसके फाइटर जेट मिशन पूरा करके वापस देश लौट रहे हैं। शाम को ईरान पर इजराइल का यह हमला तब हुआ जब सुबह ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दोनों ही देशों की ओर से सीजफायर का ऐलान किया था। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के 4 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल के बीरशेबा में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। इजराइल पर मिसाइल अटैक के कई वीडियो वायरल होने लगे। रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल गिरने से तबाही मची। ईरानी हमलों में दर्जनों अपार्टमेंट बर्बाद हो गए। अचानक हुए हमलों से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने 6 राउंड में 15 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। बिल्डिंग के मलबे में कई लोग दब गए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसके बाद अपनी सेना को ईरान से बदला लेने का आदेश दे दिया। सबसे बड़ी बात इजराइल का दावा है कि ईरान की ओर से इतना बड़ा हमला ट्रंप के सीजफायर वाले ऐलान के बाद ही किया गया था। इजराइल ने ईरान पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि ईरान ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि ये मिसाइलें उसकी ओर से लॉन्च नहीं हुई थी। तो क्या ईरान ने झूठ बोला या फिर इजराइल ने अपने ही देश में ईरान को फंसाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाया? बीरशेबा में हमले के फौरन बाद हमारे सहयोगी मनीष झा वहां पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे। उन्होंने टीवी 9 के कैमरे में बीरशेबा की तबाही रिकॉर्ड की। बीरशेबा हमले का सच हम वहां से ग्राउंड रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों ही देशों की आक्रामकता पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दोनों देशों पर भड़कते हुए कहा, इन लोगों को शांत रहना चाहिए, यह हास्यास्पद है। कल मैंने जो कुछ देखा उसमें से बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं आई। मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि हमारी डील करने के तुरंत बाद ही इजराइल ने हथियार खाली कर दिए। मुझे लगता है कि दोनों देशों ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया। ट्रंप ने इस दौरान इजराइल के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि इजराइल उन बमों को मत गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये एक बड़ा उल्लंघन है। सीजफायर को मानो, अपने पायलटों को तुरंत वापस बुलाओ। ट्रंप ने यह बयान हेग में नेटो समिट की उड़ान भरने से पहले दिया। ट्रंप इजराइल और ईरान से बेहद नाराज थे। सवाल है कि क्या ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद भी इजराइल और ईरान दोनों ही देश ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं? और क्या ट्रंप ने एक बार फिर जल्दबाजी में सीजफायर की घोषणा कर दी? हालांकि चर्चा यह भी है कि ट्रंप की नाराजगी के बाद नेतन्याहू ने उन्हें फौरन कॉल किया। कहा कि इजराइल का ईरान पर आखिरी हमला जरूरी है क्योंकि ईरान के आसमान में इजराइल के फाइटर जेट फंसे हुए हैं और वो आखिरी टारगेट लॉक कर चुके हैं। ट्रंप ने फिर नेतन्याहू से कहा कि यह ईरान पर आखिरी हमला होना चाहिए और इसमें नुकसान भी कम से कम होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इसके लिए राजी हो गए और फिर तेहरान में रेडार सिस्टम नष्ट करने के वीडियो सामने आ गए। इजराइल ने इस हमले से जताने की कोशिश की कि ईरान पर आखिरी अटैक इजराइल ने किया है और इस जंग में जीत इजराइल की हुई है। इसे दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला वॉर गेम कहा जाता है। बल्कि जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन यही दावा तो ईरान ने भी किया है। उसकी ओर से कहा गया है कि 12 दिनों तक इजराइल को मिसाइलों से सरप्राइज देकर और कल रात अमेरिका के बेस पर अटैक करके तेहरान ने इस युद्ध में जीत हासिल की है। इजराइल की ओर से शुरू किए गए युद्ध को ईरान ने ही खत्म किया है। जबकि ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान किया था, ना तो
किसी की जीत की घोषणा की थी, ना ही किसी की हार की। लेकिन सीज़फायर के बीच आज सुबह इजराइल के बीरशेबा में क्या हुआ, ईरानी मिसाइलों से कैसे कोहराम मचा, वहां से मनीष झा की वॉर रिपोर्ट देखिए, क्योंकि ईरान का यह कहना है कि यह उसका आखिरी हमला था। और ये देखिए सायरन बज रहे हैं, ये देखिए सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव के आसमान में मिसाइल आ चुके हैं कि अभी देखिए कि मेरे पीछे आप जो कई बहुत से लोगों को यहाँ देख रहे थे, जो सब सुरक्षित ठिकाने में बंकर की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे। और इस वक्त जरा सा रोहित इधर पहले दिखाइए। अब ये देखिए कि इस छोटे से गेट से वो सब अंदर जा रहे हैं। और वहीं रोहित दिखाइए, ये दोनों जो कपल हैं ये किस तरीके से दौड़ते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप उन मिसाइलों को देख सकते हैं, ईरान के वो मिसाइल। ये देखिए इस वक्त तेल अवीव के TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप ईरान के उन मिसाइलों को देख रहे हैं जो कि तेल अवीव पहुंचे हैं। और एक साथ नहीं बल्कि कई मिसाइल को मैं जाते हुए देख रहा हूं। मेरे कैमरा सहयोगी इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिविलियन इलाके में जाकर वो मिसाइल गिरा है और जिसकी वजह से कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान पहुंचा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। TV9 पर इस वक्त आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं। और इस वक्त हम उस लोकेशन के एकदम अंदर जाकर वहां से आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। देखिए ये है विध्वंस की वो तस्वीरें जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी देखते होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि उन्होंने सीज़फायर का ऐलान किया। और सीज़फायर के ऐलान के बाद ईरान ने क्या कहर बरपाया है, किस तरह की तबाही की है, किस तरह का विध्वंस किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं TV9 के कैमरे पर इस वक्त। देखिए सीज़फायर के बाद भी तबाही की ऐसी तस्वीरें देखकर आपके मन में एक सवाल होगा कि ये कैसा सीज़फायर है और अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों हमेशा सीज़फायर का श्रेय लेने की रेस में रहते हैं। सीज़फायर के दौरान ईरान और इजराइल की तरफ से लगातार जुबानी फायरिंग भी हो रही है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने इजराइल और ईरान में सीज़फायर करवा दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि सीज़फायर तो ठीक है, लेकिन हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है, हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं है। जबकि इजराइल ये कहता रहा है कि ईरान ने सीज़फायर तोड़ा है, अब इसका जवाब देंगे। और शाम को इजराइल ने जवाब दे भी दिया। 3 देशों का रुख जानने के बाद यकीनन आपको भारत और पाकिस्तान में सीज़फायर वाली कहानी याद आ गई होगी। कैसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीज़फायर का 100% क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब भारत ने कूटनीतिक तरीके से ट्रंप की असलियत दुनिया के सामने ला दी। अब इजराइल और ईरान ट्रंप की असलियत को एक्सपोज कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि इजराइल ईरान में युद्ध विराम को लेकर ट्रंप कैसे झूठे साबित हो रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा क्रोनोलॉजी। इजराइल और ईरान युद्ध के 12वें दिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज़फायर का ऐलान किया। कई सोशल मीडिया पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अभी से सीज़फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़ें। भारतीय समय के अनुसार रात 1:24 पर उन्होंने सीज़फायर की घोषणा की, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। सीज़फायर के बाद भी इजराइल ईरान के तेवर जंग वाले बने हुए हैं। वैसे ईरान ने ट्रंप के एक और दावे की हवा निकाल दी है। ट्रंप ने आज कहा कि ईरान अब परमाणु कार्यक्रम नहीं चला पाएगा। हमने उसके परमाणु ठिकानों पर अटैक करके ईरान को बहुत कमजोर कर दिया है। ईरान ने जवाब दिया कि उसके परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकने वाले, वो पहले की तरह जारी रहेंगे। यानी उस मुद्दे पर भी ट्रंप फेल हो गए हैं। क्या प्रेसिडेंट हैं आप, सोचिए जरा। पहले दावा करते हैं और उसके बाद यू टर्न लेते हैं। कहां गई वो अमेरिकन प्रेसिडेंट या दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष वाली गरिमा। 12 दिन के युद्ध में किस देश में कितने मिसाइल अटैक हुए, अब आपको ये दिखाते हैं। किस देश को कितना नुकसान हुआ, यह आकलन बहुत जरूरी है। ईरान ने इन 12 दिनों में इजराइल पर 600 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, जबकि इजराइल ने ईरान पर 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की शुरुआत इजराइल ने की थी, ट्रंप के मना करने के बाद भी। ईरान में इजराइल के हमलों से अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में 30 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले में 20 सैन्य कमांडर की मौत हो चुकी है, जबकि इजराइल में किसी बड़े सैन्य कमांडर की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईरान में कई परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इजराइल में तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में भारी तबाही हुई है। इजराइल के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि इजराइल के रिसर्च सेंटर, मोसाद का हेडक्वार्टर, इजराइल की स्टॉक एक्सचेंज, ये सब काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। 12 दिनों के युद्ध में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हुआ, जबकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाए तो अब धीरे धीरे चरमराता दिख रहा था।
ईरान को रूस, चीन जैसे बड़े देशों का समर्थन है, जबकि इजराइल को अमेरिका और G7 देशों का समर्थन है। अब वो सवाल जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर पहले एक इंडिकेशन दे चुके हैं, क्या पुतिन के परमाणु बम के डर से ट्रंप सीजफायर के लिए तैयार हो गए? क्या इस युद्ध में पुतिन की एंट्री हुई है, उसके बाद शांति हुई है? ईरान इजराइल महायुद्ध के बीच अचानक सीजफायर शब्द ट्रेंड करने लगा। 12 दिन तक चली जंग में कई मोड़ आए, कोई झुकने को तैयार नहीं था, दोनों तरफ से भीषण युद्ध की धमकी दी जा रही थी। तो फिर युद्ध विराम की थ्योरी कहां से आई और अचानक ये यू टर्न कैसे हो गया? देखिए, समझिए, सीजफायर के पीछे एक वजह इस तस्वीर को माना जा रहा है। सीजफायर से कुछ घंटे पहले क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात हुई। अरागची अपने सुप्रीम लीडर खमेनेई का खत लेकर मॉस्को पहुंचे। इस मीटिंग में पुतिन ने बता दिया कि रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा है। इस मुलाकात में एक मैसेजिंग थी, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची से सीधे राष्ट्रपति पुतिन मिल रहे थे, ना कि रूस में उनके समकक्ष विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव। यानी पुतिन ने दुनिया को मैसेज दिया कि रूस के लिए ईरान की अहमियत कितनी ज्यादा है। सवाल है कि क्या इस मीटिंग में पुतिन ने ईरान को कोई ठोस भरोसा दे दिया, जिसे अमेरिका को किसी बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी? और एक और बड़ी बात, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, यह बहुत बड़ी बात है। इस मुलाकात के बाद पुतिन ने नेतन्याहू को फोन लगाया और ट्रंप को भी फोन लगाया, यानी कुछ तो पका। खैर, पहली वजह मॉस्को में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हो सकती है, तो दूसरी वजह पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का वो विस्फोटक बयान जो इस मुलाकात से ठीक पहले दिया गया। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से कोई हमला रोक नहीं पाएगा। इसीलिए जब रात में ट्रंप ने सीजफायर का दावा किया, तो कई एक्सपर्ट्स ने सवाल किया कि क्या अमेरिका, उसके सहयोगी मेदवेदेव के परमाणु बम वाले बयान और पुतिन और अरागची की मीटिंग से बैकफुट पर आ गए? क्रेमलिन में पुतिन और अरागची की बैठक के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। 12 दिन की जंग में यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तेहरान का यह कदम हैरान करने वाला था। तेहरान को रूस के साथ चीन का भी सपोर्ट हासिल है, यानी इस जंग में दो बड़ी शक्तियां ईरान के पीछे। चीन से तो मालवाहक विमान भी तेहरान पहुंचे थे और अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसी खबरें थी कि रूस चीन का खेमा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है, जिसमें उत्तर कोरिया भी शामिल है। कहते हैं कि ईरान में धमाकों के बाद पुतिन अपनी परमाणु शक्ति के विस्तार में जुट गए। मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा। कहते हैं कि ईरान में धमाकों के बाद पुतिन अपनी परमाणु शक्ति के विस्तार में जुट गए। अमेरिका और इजराइल हमलों को आधार बनाकर रूस दुनिया भर में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की शुरुआत कर चुका है। मेदवेदेव का बयान इसी का संकेत है। बेलारूस में रूसी हथियार पहले से तैनात हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, माली, बुर्किना फासो जैसे देशों में नेटो विरोधी गठबंधन का न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। इसीलिए इस थ्योरी को बल मिला है कि रूस की परमाणु छतरी वाले प्लान से अमेरिका टेंशन में है। वो कोई भी न्यूक्लियर एस्केलेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसी साल जनवरी में ईरान और रूस ने 20 साल की रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा, टेक्नोलॉजी से लेकर ऊर्जा और व्यापार तक शामिल है। समझौते के तहत रूस और ईरान ने सैन्य और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सलाह और सहयोग करने, साथ ही अपने अपने क्षेत्रों और उससे बाहर संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने का वादा किया। डील में दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वो अपने क्षेत्र का उपयोग ऐसे काम के लिए नहीं होने देंगे जिनसे दूसरे पक्ष को कोई खतरा हो। रूस के अंदर भी यह मांग उठने लगी कि मॉस्को ईरान को ठीक उसी तरह सहायता करे जैसे अमेरिका ने यूक्रेन के लिए की थी। ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलें और सैटेलाइट इंटेलिजेंस देने की मांग उठ रही थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दोनों देशों में रिश्ते मजबूत हुए। रूस की तरफ से ईरान के ड्रोन इस जंग में अपना दम दिखा चुके हैं। बल्कि बड़ी बात, रूस और ईरान के बीच परमाणु साझेदारी भी है। एक और बड़ी बात, जो भी वेपन यूरोपियन कंट्रीज के मिल रहे थे, वो कहा जाता है कि रशिया ने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए ईरान और चाइना को भी दिए। आपको याद होगा, अमेरिका ने अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया, लेकिन बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को छुआ तक नहीं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को छुआ तक नहीं। सवाल है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? बुशहर प्लांट ईरान के शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है।
और इस फैसिलिटी में रूस के नागरिक भी काम कर रहे हैं। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट का रूस से खास कनेक्शन है, ऐसे में उसे छोड़ना या छेड़ना रूस को युद्ध में घसीटने वाला कदम साबित हो सकता है। शांति के नोबेल की चाहत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस घोषणा के बाद एक सवाल बहुत तेजी से लोगों के दिमाग में दौड़ने लगा, वो ये कि क्या अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान खमेनी को बंकर से बाहर निकालने के लिए किया है। इस जंग की शुरुआत से ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हुए हैं। वहीं से वो पूरे युद्ध को ऑपरेट कर रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहे हैं। और जब सामने आ रहे हैं तो एक तरीके से कर्टन्स, दीवार और सब कुछ है, ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर भी एकदम आइसोलेशन में। उधर नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री तक, डोनाल्ड ट्रंप तक इशारों ही इशारों में साफ कह चुके हैं कि जब तक खमेनी जिंदा हैं तब तक ना इजरायल को चैन मिलेगा और ना ही अमेरिका को। ऐसे में शक है, और यह शक और गहरा हो गया है कि क्या सीजफायर की आड़ में एक बड़ी रणनीतिक चाल चली जा रही है। क्या यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि खमेनी खुद को सुरक्षित समझे और बंकर से बाहर निकल आए, और जैसे ही वो बाहर आए तो उन्हें निशाना बना लिया जाए। इन सवालों के पीछे कई ठोस वजह हैं। इजरायल के हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने नेतन्याहू को भड़का दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी की हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काटिज ने खमेनी की तुलना सीधे सद्दाम हुसैन से कर डाली और कहा कि खमेनी का हश्र भी सद्दाम जैसा करेंगे, यानी खमेनी को फांसी पर लटकाने की बात कही। और इस स्टेटमेंट के बाद इनको नेतन्याहू ने डांट लगाई, क्योंकि एक परसेप्शन जाना शुरू हो गया था शिया कम्युनिटी और शिया वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में, कि अगर खमेनी को टारगेट करोगे तो यह आंदोलन बड़ा होगा। उसके बाद इनकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी खमेनी को सरेंडर करने के लिए कहा और सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं, वो हमारे लिए आसान टारगेट हैं, लेकिन हम उन्हें फिलहाल नहीं मारेंगे। खमेनी ने जवाब कल के अटैक के बाद दिया, जो उन्होंने अमेरिका के बेसिस पर किया, कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। यानी इस युद्ध की शुरुआत से ही खमेनी अमेरिका और इजरायल के लिए टारगेट नंबर 1 बने हुए हैं। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को इजरायल ने पहले ही खत्म कर दिया है, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी। और उसके बाद खमेनी को टारगेट पर लिया गया। पिछले कुछ दिनों में इजरायल की वायुसेना उन तमाम बंकरों पर लगातार बम गिरा रही थी जहां खमेनी के छिपे होने की संभावना थी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या जानबूझकर सीजफायर किया गया है जिससे कि खमेनी बाहर निकले, उनकी लोकेशन पता चले और फिर उनको भी खत्म कर दिया जाए। वैसे इस जंग में एक और चर्चा ट्रेंड करती रही है कि अमेरिका ईरान में सुप्रीम लीडर खमेनी को सत्ता से हटाना चाहता है, उनका तख्ता पलट करवाना चाहता है। लेकिन ट्रंप ने आज मीडिया से कहा कि उनका ईरान में तख्ता पलट का कोई इरादा नहीं है। आपको शायद यह बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आज का सबसे बड़ा सच यह है कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, खमेनी के विरोध में जो आवाजें उठ रही थी, अब वो शांत होती जा रही हैं ईरान के अंदर ही। अमेरिका अपने एक ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया, इंटरनल आंदोलन करवाने में खमेनी के खिलाफ। और न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव हम सबको पता है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, पूरी तरह फेल हो गया। कुछ नहीं पता है वो 400 किलो यूरेनियम कहां है, कुछ नहीं पता है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ है। इजरायल ईरान सीजफायर का असर आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में देखा गया। अच्छी खासी कमाई हुई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की अटकलों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और 12 दिन से जारी महायुद्ध के चलते दुनिया के बाजार सहमे हुए थे। एक इंस्टेबिलिटी थी, अनिश्चितता थी। लेकिन आज सुबह सुबह सीजफायर की खबर से बाजार झूम उठे। सीजफायर की खबर से निवेशकों का सेंटिमेंट कितना मजबूत हुआ, आंकड़ों से समझते हैं। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 158 अंक चढ़ के 82,055 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 72 अंक की तेजी के साथ 25,044 पर बंद हुआ। सुबह जब बाजार खुला तो काफी तेजी थी। कारोबार के दौरान एक वक्त सेंसेक्स 83,000 के पार चला गया, हालांकि मार्केट बंद होने तक ये बढ़त बरकरार नहीं रही। जापान का निक्केई 436 अंकों पर 38,790 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक वक्त ये 39,000 के निकट पहुंच गया, जो फरवरी के बाद सबसे ज्यादा है। दक्षिण कोरिया का स्टॉक मार्केट कोस्पी 89 अंक ऊपर यानी 3,103 पर बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स
488 अंक ऊपर 24,177 के स्तर पर बंद हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सबसे ज्यादा सप्लाई एशियाई देशों में होती है, इसीलिए एशियाई बाजारों में युद्ध, हॉर्मुज और तेल संकट का असर ज्यादा देखा जा रहा है। सीज फायर को लेकर दिन भर भले ही कंफ्यूजन था, लेकिन निवेशकों के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था, उनको पैसा कमाना था। इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा कच्चे तेल की कीमत को लेकर हुई है। दुनिया के कई देश महंगे तेल के प्रभाव को लेकर चिंतित थे, लेकिन आज सीज फायर की खबर से यह कीमत फिर वहीं पहुंच गई जहां युद्ध शुरू होने से पहले थी। 12 जून को कच्चे तेल की कीमत थी $69 पर बैरल, तब युद्ध शुरू नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही 13 जून को जंग शुरू हुई, कच्चे तेल के दाम $74 प्रति बैरल पहुंच गए। यकीन मानिए, फैक्ट यह था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता तो $120 पर बैरल हो जाते। 13 से 19 जून के बीच क्रूड ऑयल की एवरेज कॉस्ट जो थी $77 पर बैरल थी। आज जब सीज फायर हुआ तो कीमत फिर से $69 पर बैरल पहुंच गई। अब स्टॉक मार्केट की बात कर ली, क्रूड ऑयल की बात कर ली, इनकी भी बात कर लेते हैं। सीजफायर की खबरों से शेयरों की चांदी जरूर हो गई है, लेकिन सोने और चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। युद्ध विराम से सोना लुढ़क गया है। देखिए, इसमें एक फैक्ट है, अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता होगी तो गोल्ड एक सेफ एसेट होगा, वो ऊपर जाएगा। दुनिया में युद्ध होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, शांति होगी तो गोल्ड या तो स्टेबल होगा या फिर नीचे आएगा। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत आज 97,288 रुपीज, जो कल 99,348 रुपीज थी। 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 89,116 रुपीज पर 10 ग्राम्स के भाव पर बिक रहा था, जो कल 91,000 रुपीज के आसपास था। यानी सोने की कीमत में 2,000 रुपए की गिरावट देखी गई। वहीं चांदी का भाव आज 1,05,898 रुपए पर है, जो कल 1,07,063 रुपए था। यानी यहां भी कीमतों में अच्छी खासी कमी दर्ज की गई, जो कि एक फैक्ट है। चांदी सोने से ज्यादा अनस्टेबल रहती है और ज्यादा तेजी से नीचे गिरती है और ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है। हालांकि जब युद्ध चल रहा था तब यही भाव रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की ओर जा रहे थे। लेकिन अब बैक टू स्क्वायर वन, वहां पर सीज फायर है। कल शायद हम आपको दिखाएंगे कि यूक्रेन में कितने हमले हो गए हैं, और फिर बात करना जरूरी है कॉन्स्पिरेटर चीन की, साजिशों के शहंशाह चीन की। चीन से जुड़ी दो खबरें हैं, लेकिन दोनों खबरों का आपस में गहरा संबंध है। पहली खबर यह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दूसरी खबर यह है कि चीन में लद्दाख में पैंगोंग झील के इलाके में अपना HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। देखिए, टेंशन की बात नहीं है, इसी का एक वर्जन हमने पाकिस्तान में मार दिया था, लेकिन खबर इंपॉर्टेंट। तो एक तरफ दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है, तो दूसरी तरफ चीन की नीयत अब भी ठोस बर्फ की तरह जमी हुई है। वो भारत से बातचीत के लिए हाथ तो बढ़ा रहा है, लेकिन कूटनीति की टेबल के नीचे बड़ी चतुराई से साजिशों का जाल बिछ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस कूटनीतिक गर्माहट की, जिससे एक पल को यह भ्रम हो सकता था कि शायद चीन अब सुधर गया। अरे, कभी नहीं सुधरेगा। हिस्ट्री इज एन एविडेंस। खैर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बीजिंग में अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई है। दोनों पक्षों के लिए जरूरी है कि वो संवाद को और आगे बढ़ाएं, आपसी विश्वास मजबूत करें और व्यवहारिक मुद्दों के समाधान की दिशा में मिलकर काम करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ड्रैगन और हाथी एक साथ मिलकर नहीं नाचेंगे, तब तक दोनों को जीत नहीं मिल सकती। फर्क है। भारत के NSA अजीत डोभाल ने कहा कि चीन के हाथ बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत तैयार है, और एशिया के ये दो प्रमुख देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए और भी बड़े योगदान दे सकते हैं। लेकिन कूटनीति की टेबल पर भारत ने चीन की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया, लेकिन चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चुपचाप अपना HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। यह सैटेलाइट तस्वीर चीन की उस चाल का जीता जागता सबूत है। इस तस्वीर में पैंगोंग लेक के इलाके में चीन के HQ-916 एयर डिफेंस सिस्टम को साफ देखा जा सकता है। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब भारत और चीन के बीच विश्वास बहाली की बात हो रही है।
जून 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर पहुंच गया था, लेकिन भारत ने संवाद और संयम से पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास किया। अब चीन के इस हथियार की तैनाती से साफ है कि एक तरफ वो भारत को बातचीत की मेज पर उलझाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ भारत की सीमाओं से लगे रणनीतिक इलाकों में अपनी पैठ गहरी करने में जुटा है। पुरानी स्ट्रैटेजी है, हम जानते हैं और हम तैयार भी हैं। भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि यह तैनाती सामरिक और मानसिक दबाव का संकेत है। हालांकि चीन की यह फितरत पुरानी है, वो बातचीत का दरवाजा तो खोलता है लेकिन पीछे से भरोसे की दीवार गिरा देता है। खैर, ईरान इजराइल युद्ध में बेशक आज सीजफायर का ऐलान हो गया, लेकिन ट्रेड वॉर में अमेरिका अभी भी फायर मोड में है। एक अमेरिकी सांसद ने भारत और चीन को ट्रेड वॉर में भी बंकर बस्टर वाली धमकी दे दी है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत चीन को रूस के साथ व्यापार करने को लेकर चेतावनी दी है। लिंडसे ग्राहम ट्रंप के करीबी हैं ये वैसे। भारत और चीन के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि यह 500% टैरिफ भारत और चीन के लिए किसी आर्थिक बंकर बस्टर बम की तरह होगा, जिससे अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। दरअसल लिंडसे ग्राहम अमेरिका में प्रभावशाली रिपब्लिकन सेनेटर माने जाते हैं। ये उनकी थोड़ी यंग फोटो है वैसे, जो राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी हैं। वो यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर आर्थिक दबाव बनाना चाहते हैं। इसके लिए लिंडसे ग्राहम ने सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के साथ मिलकर अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया। उनके मुताबिक इस बिल के लिए उनके पास 80 से ज्यादा सेनेटर का समर्थन है। इस बिल का मकसद रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना है। इसके लिए रूस से व्यापार करने वाले देशों पर कई प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इस सैंक्शनिंग रशिया एक्ट के तहत हर उस देश पर 500% टैरिफ लगाने का विचार है जो रूस से ईंधन खरीदता है। ओह, इंटरेस्टिंग। इसका एंटी क्लाइमैक्स मैं आपको अब बताने वाला हूं। यह बिल अभी सिर्फ सेनेट में पेश हुआ है। अगर यह बिल सेनेट से पास भी हो जाता है तो आगे इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराना होगा। उसके बाद इसे राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यानी अभी यह प्रक्रिया काफी लंबी है, लेकिन अमेरिका के सांसद अभी से भारत और चीन को टैरिफ वाली धमकी देने लगे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब यह युद्ध शुरू हुआ था और रशिया पे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, तब जानबूझ के एनर्जी को इससे बाहर रखा गया जिससे अमेरिका के यूरोपियन पार्टनर्स को नुकसान न पहुंचे। लिंडसे ग्राहम उन यूरोपियन पार्टनर्स का क्या करेंगे जो आज भी रशिया से एनर्जी लेते हैं? अमेरिकी सांसदों का मानना है कि पुतिन को कमजोर करने के लिए भारत और रूस की बिजनेस डील तोड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप यह समझ लीजिए कि भारत रूस की डील से अमेरिका को कितना तनाव है। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत और चीन ही रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदते हैं। रूस के 70% कच्चे तेल के खरीदार भारत और चीन ही है। भारत तो अपने कुल तेल आयात का 35% रूस से खरीद रहा है। रूस से प्रतिदिन 16 लाख बैरल कच्चे तेल का भारत में आयात होता है। रूस से तेल खरीदने में भारत का भी काफी फायदा है, क्योंकि रूस से भारत को कम कीमत पर कच्चा तेल मिलता है। इससे साफ है कि रूस और भारत की कच्चे तेल वाली डील इन देशों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है, जिससे अमेरिका बेचैन है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों की तरफ से टैरिफ वाली धमकियां दी जा रही है। इंटरेस्टिंग बात है, भारत का पैसा बचता है तो वो खर्चा क्या अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर नहीं करता है? सोचिए, मैथ्स है और उससे भी बड़ी बात कॉमन सेंस है। पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चीन की बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। साथ ही अजीत डोभाल ने कहा कि भारत आतंकवाद पर किसी भी तरह की दोहरी नीति के खिलाफ है और सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 100 साल पहले हुई ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने आतंक के खिलाफ भारत की कठोर नीति को देखा। भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। भारत ने 22 मिनट में पाकिस्तान को झुका दिया है। दहेज हत्या के मामले में दोषी सेना के कमांडो को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। दोषी जवान ने अपनी याचिका में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने और 20 साल से कमांडो होने का हवाला देते हुए अदालत से राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ये दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर घर में अत्याचार करने की छूट नहीं है। एक न्यूज पोर्टल की खबर का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया है। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सीएम के क्षेत्र में 5 महीने में 8% वोटर बढ़ गए हैं। राहुल के आरोपों में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि माना कि महाराष्ट्र से की करारी हार से आपकी
पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहेंगे? ऑपरेशन सिंधु के तहत 165 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा है। इन लोगों को पहले इजराइल से जॉर्डन ले जाया गया और वहां से ये भारत पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत अब तक ईरान से 2000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है। दिल्ली में आज एक ही दिन में पूरे शहर में 3433 गड्ढों की मरम्मत करके रिकॉर्ड बनाया गया है। सुबह से शुरू हुआ यह अभियान देर शाम तक चला और 1400 किलोमीटर के दायरे में फैली सड़कों को कवर किया गया। हर गड्ढे की मरम्मत से पहले और बाद में जियो टैग और टाइम स्टैम्प की गई तस्वीरें ली गई ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना रह पाए। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर घाटी में तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां यात्रा के रूट पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक 6 तेजस लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इस बात की जानकारी तेजस विमान बनाने वाली कंपनी HAL ने दी है। HAL के CMD DK सुनील ने बताया कि इन फाइटर जेट्स के लिए अमेरिकी डिफेंस कंपनी GE एरोस्पेस समय पर इंजन सप्लाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से देरी हुई। आपको बता दें कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी का मुद्दा भी उठाया था। अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले लिमिट 1 लाख रुपए थी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बड़ी हैरान करने वाली खबर, उत्तर प्रदेश का एक वीडियो काफी वायरल है, काफी ट्रेंड कर रहा है, जिस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। यूपी के इटावा का एक वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। ये इस वीडियो में कथावाचक के साथ मारपीट की जा रही है। आरोप है कि जो पिटने वाले कथावाचक यादव जाति से हैं और पीटने वाले ब्राह्मण समुदाय के हैं। बताया गया कि इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव भागवत कथा करने गए थे। आरोप है कि तभी ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनसे उनकी जाति पूछी। कथावाचक मुकुटमणि ने जब अपनी जाति यादव बताई तो उन्हें बंधक बना लिया गया। उनके साथ मारपीट की गई, जबरन बाल चोटी काटी गई। वहां मौजूद महिलाओं के पैरों पर जबरन नाक रगड़वाई गई। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथावाचक के सहायक के बाल मुंडवाए जा रहे हैं। पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो आरोपियों पर सख्त सजा दिलवाएगी। मुकुटमणि यादव ने यह भी बताया कि उनकी सोने की अंगूठी और कैश भी छीन लिया गया। वैसे यहाँ तक मामला कानून व्यवस्था का था, लेकिन इसके बाद राजनीतिक बयानों की एंट्री हुई। राजनीतिक रिएक्शन से पहले आप आरोप और एक्शन वाली ये फाइल देखिए। तो नकली पंडित बन के चल पाए छू, ये देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है। देख ले उसका चेहरा, कर लिया ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जब मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर करके यहाँ भागवत कहने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। गिनती नहीं, कम से कम 25-30 आदमी तो थे, ऐसे भीड़ थी सर। सभी के पैर छुआए, छोटे बड़े सभी के पैर छुआए सर। मारा भी है हमको लात घूसों से, और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको पंडित जी को व्यास को आमंत्रित किया तो वो व्यास अपने आप को ब्राह्मण बता रहे थे, मैं अग्नोत्री ब्राह्मण हूँ। ठीक, जब उनकी जानकारी हुई तो वो यादव, जब उनसे गहनताई से उनसे पूछताछ जब हम लोगों ने की तो उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैं यादव हूँ। और उनके आधार पर वो जब आधार दिखाया तो उसमें अग्नोत्री लिख रहे। जात छिपा के हम लोगों को, हमारे साथ विश्वासघात आपने किया। आप कथा में विश्वासघात कर रहे हो, आप ब्राह्मणों से पैर छुलवा रहे हो, उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल
थाना बकेवत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मामला जाति से जुड़ा है, इसीलिए इसमें सुविधाजनक राजनीति की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। पक्ष और विपक्ष ने इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके 2 सहयोगियों को अपने दफ्तर बुलाया। खुद अखिलेश यादव उस दौरान पार्टी दफ्तर में मौजूद रहे। उन्होंने इनसे भागवत कथा कराई और फिर तीनों को 51,000 रुपए दिए। इसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब भागवत कथा सब सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते हैं? भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। जब कृष्ण भक्तों को कथा करने से रोका जाएगा तो यह कैसे बर्दाश्त होगा? उन्होंने यह भी कहा कि अगले 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए वो बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि सरकार के मंत्री और सत्ता पक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि दोषियों पर एक्शन हो रहा है, इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर कोई पीढ़ी परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं, और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं? इस घटना की हम निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई है कुछ लोगों की, और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है। हमारे राज्य में 0 टॉलरेंस है। अगर कहीं कोई अपराध करेगा या कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर से उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, भारत में हर किसी को संविधान ने बराबरी का हक दिया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा का हो। कथा कीर्तन का अधिकार सिर्फ एक जाति विशेष को नहीं, ये कोई विरासत में मिली जागीर नहीं है। लेकिन कुछ लोग अब भी रूढ़िवादी चश्मा पहनकर 21वीं सदी को देख रहे हैं। जो लोग जाति के नाम पर धार्मिक गतिविधि पर अपना एकाधिकार मानते हैं और इस आधार पर हिंसा करते हैं, वो दरअसल धर्म नहीं, अपने अहम की पूजा करते हैं। अगली खबर गुजरात से है, जो थोड़ी चिंता में डालने वाली है, क्योंकि वो शहर जिसे भारत की टेक्सटाइल कैपिटल यानी कपड़ा उद्योग की राजधानी कहा जाता है, वो शहर जहां दुनिया के 90% हीरे की पॉलिश होती है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जिसे ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2035 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर माना गया है। उस सूरत शहर की स्थिति ये है कि पिछले कुछ घंटों की बारिश में वहां की सड़कों पर गाड़ियां चल नहीं रही हैं, बल्कि तैर रही हैं। बोट की जरूरत पड़ सकती है। सड़कें नदियों में कन्वर्ट हो रही हैं। बारिश का पानी शहर से निकल नहीं रहा है। सूरत में पिछले 14 घंटों में करीब 9.5 इंच बारिश हुई है। इतनी बारिश में कई इलाके डूब गए हैं। 112 लोगों को तमाम इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। सूरत में पिछले 4 दशक में 2 घंटे के भीतर सर्वाधिक बारिश का यह रिकॉर्ड है। सोमवार की सुबह भी सूरत में भारी बारिश हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सूरत का एक वीडियो शेयर करके लिखा है कि पहली ही बारिश में स्मार्ट सिटी का ये सूरत हाल सरकार के हवाई दावों का धागा खोल रहा है। यहाँ सड़कों पर नाव चल रही है, गाड़ियां तैर रही हैं, दुकान, मकान, ऑफिस और स्टेशन जलमग्न हैं। गुजरात में 30 साल से बीजेपी का मॉडल है। देश के 26 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, जिनमें से कुछ पर भारी बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा खराब हालात राजस्थान के बर्रा जिले के हैं। वहां का पुलिस स्टेशन और तमाम रास्ते पानी में डूब चुके हैं। चूरू में भारी बारिश की वजह से एक मकान का
एक हिस्सा ढह गया, जिसमें दबकर 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत 28 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उधर मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भी भारी बारिश हो रही है और कई जिलों के लिए तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। रेड अलर्ट यानी बहुत भीषण बारिश, आप सब समझते हैं। बारिश के बाद उड़ीसा के कई गांव के हालात खराब हैं। वहां के करीब 50 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस बाढ़ की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर देश के तमाम हिस्सों में बारिश से जो हालात बने हैं वो ट्रेलर मात्र हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश का अलर्ट है, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अगली खबर न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। जस्टिस यशवंत वर्मा भ्रष्टाचार मामले के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कानून और न्याय मामलों पर राज्यसभा की संसदीय समिति की आज बैठक हुई। यहां भी यह मुद्दा छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में जुडिशरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए। सूत्र बता रहे हैं कि पैनल के सदस्यों ने न्यायपालिका के बारे में चिंता जताई। न्याय विभाग से पूछा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा मामले पर अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। संसद के पैनल ने न्याय विभाग से पूछा कि क्या सीजीआई ने एफआईआर दर्ज करने की सहमति दी है। संसदीय समिति में यह मांग उठी कि जजों के लिए आचार संहिता पर कानून बनाया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर भी विचार किया गया कि जजों ने किसी वैचारिक बैठकों में भाग लिया, फिर राजनीतिक दलों की आलोचना की या पक्षपातपूर्ण राय दी, तो कारण क्या? समिति के सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीशों के लिए 5 साल की कूलिंग अवधि होनी चाहिए। इस बात पर भी चर्चा हुई कि किसी वकील को उस अदालत में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जहां उनका कोई संबंधी या परिजन मौजूदा न्यायाधीश हो। न्याय विभाग को 1 हफ्ते के अंदर संसद की समिति के सामने अपना जवाब देने को कहा गया। अब आपको अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हुई डीजीसीए की एक महत्वपूर्ण देशव्यापी जांच के बारे में बताते हैं। इस हादसे के बाद डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने दिल्ली, मुंबई समेत देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर सघन जांच अभियान चलाया था। यह जानने की कोशिश की थी कि उन हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन ठीक है या नहीं। जो विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर रहे हैं उनमें तकनीकी रूप से कोई खामी तो नहीं है, रनवे सुरक्षित है या नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुचारू रूप से काम कर रहा है या नहीं, संचार और नेविगेशन प्रणाली कैसी है। और आज इस जांच रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हुए डीजीसीए ने आधिकारिक बयान में कहा कि इस दौरान टीम को एविएशन इकोसिस्टम यानी कि विमानन प्रणाली में कई जगह लापरवाही और खराब रखरखाव की समस्याएं मिली। कई विमानों में छोटे बड़े डिफेक्ट पाए गए, तो वहीं कई हवाई अड्डों के रनवे पर सेंटर लाइन फेडेड यानी धुंधली दिखी, जिससे विमानों को उतरने और उड़ान भरने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा निगरानी के दौरान एक जगह यह भी पाया गया कि घरेलू एयरलाइन की फ्लाइट के टायर जरूरत से ज्यादा घिस चुके थे और जरूरी मरम्मत के बाद ही उस विमान को उड़ान की अनुमति दी गई थी। वहीं एक एयरपोर्ट पर एक सिम्युलेटर विमान के कॉन्फ़िगरेशन से मैच नहीं कर रहा था। सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन भी अपडेट नहीं था। इसके अलावा रैपिड एग्जिट टैक्सीवे पर लगी हरी लाइटें एक दिशा में ही नहीं जल रही थी, जो विमान संचालन के लिहाज से एक बहुत बड़ी तकनीकी कमी मानी जा सकती है। जांच में जिन कंपनियों के विमान में खराबी पाई गई, डीजीसीए ने उन कंपनियों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें 7 दिनों के भीतर सभी कमियां दूर करने की गंभीर चेतावनी जरूर दी गई। सोचिए कि डीजीसीए ने अहमदाबाद हादसे से सबक लेते हुए यह जांच अभियान चलाया है, लेकिन एविएशन कंपनियों ने शायद उस हादसे से कोई सबक नहीं लिया, वरना खराब विमान में के साथ लापरवाही भरी ये उड़ानें जारी नहीं करती।